हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि भ्रूणोद्भवन। देखिए, और इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लेंगे आज इस चैप्टर में। देखिए, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है। और इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है, उससे रिलेटेड हमने बात की है। और लास्ट अलैंगिक जनन की जो घटना है उसमें युग्मनज, और युग्मनज के बाद में देखो युग्मनज में विभाजन हो, और युग्मनज में विभाजन से एक संरचना विकसित होगी, उसको कहेंगे अपन क्या, भ्रूण। तो भ्रूणोद्भवन यहाँ पे लिखा हुआ है। भ्रूणोद्भवन क्या होता है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो भ्रूणोद्भवन क्या होता है कि युग्मनज में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन से, युग्मनज में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भवन कहलाती है। देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या बताई है वो समझो। डेफिनेशन हमारे पास है यहां पर कि सबसे पहले, इससे पहले क्या बनेगा, भ्रूण से पहले युग्मनज। तो युग्मनज में कोशिका विभाजन, युग्मनज में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन की प्रक्रिया से, कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को, भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन। देखिए, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। अब क्या होता है कि जो युग्मनज होगा उस युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ यहाँ पे दो चीजें बताइए आपको। देखो, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन भी कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन से जो युग्मनज है उससे कोशिका की संख्या, जो जीव, देखो युग्मनज क्या है, युग्मनज किसी भी जीव की प्रथम कोशिका है। किसी भी जीव की प्रथम कोशिका जो होती है वो क्या होती है, युग्मनज होती है। तो जो युग्मनज है इसमें कोशिका विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी बात, विभेदन। विभेदन का मतलब क्या होता है, देखो विभेदन का मतलब होता है कि विभेद करना, मतलब जो कोशिकाएं बनी हैं उन कोशिकाओं से जीव शरीर के अंगों का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं विभेदन। तो जीव शरीर से अंगों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से क्या होगी, विभेदन होगी। तो विभेदन यानी कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी और विभेदन भी होगा, तो विभिन्न प्रकार के अंग बढ़ेंगे, तंत्र बढ़ेंगे, और अंग तंत्र से पूरे क्या है, एक पूरा नया जीव विकसित होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन ने बात यहां पे क्लियर की है। अच्छा, युग्मनज में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन की, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया, से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, भ्रूणोद्भवन कहते हैं। अब देखिए क्या बता रखा है, कोशिका विभाजन जो होगा, कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन जो होगा, जैसे अपन बात करें विकसित जीवों के अंदर, तो वो तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब ये जो समसूत्री विभाजन होगा वो एक तरीके से जीवों के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, पहली बात। तो अब ये जो समसूत्री विभाजन होगा वो क्या काम करेगा, कोशिका की संख्या में, यानी कोशिका की संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। देखो, कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी बात हमारे पास यहां पर क्या है, एक मैंने बताया कि दूसरी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, कोशिका विभेदन। तो कोशिका विभेदन मतलब जो है विभिन्न प्रकार के अंगों तथा तंत्रों का निर्माण होगा।
यानी विभिन्न प्रकार के अंग और तंत्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो वो क्या होगा, एक तरीके से कोशिका विभेदन। तो अंग तंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया क्या नाम दिया गया यहाँ पे, मॉर्फोजेनेसिस, यानी कायांतरण, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो कोशिका विभाजन से तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी, और कोशिका विभाजन से यानी कोशिका विभेदन से अंग तथा तंत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो से भ्रूण के विकास और भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से दो प्रकार की होती है, कि जो भ्रूण का निर्माण जो हो रहा है, जो जीवों के अंदर किस तरीके से हो रहा है, वो दो तरीके से होता है। तो दो तरीके से कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दो तरीके से कैसे होगा, एक तो इस आधार पर जीवों को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो दे रखा है यहाँ पे अंडपरजक और एक दे रखा है सजीव परजक। देखो भ्रूण युग्मनज से भ्रूण के विकास और उसके विभेदन की प्रक्रिया के आधार पर, देखिए यहां पर यह बता रखा है कि मैंने एक बात बताई आपको कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण तथा विकास, यानी भ्रूण के निर्माण और उसके विकास के आधार पर, भ्रूण के निर्माण और उसके विकास के आधार पर जो जीव हैं, जीवों को दो भागों में बांटा गया है। तो जीवों को दो भागों में बांटा गया है, सीधी सी बात है। एक तो यहाँ पे दे रखा है सजीव परजक और एक दे रखा है अंडपरजक। सबसे पहले अपन अंडपरजक की बात करेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अंडपरजक। देखिए अंडपरजक किसे कहेंगे कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जिनके द्वारा निषेचित अंडे दिए जाते हैं, और इस निषेचित अंडों से फिर क्या होता है, नया जीव विकसित होता है। देखो इस निषेचित अंडे के अंदर क्या होता है, युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण विकसित होगा। वो एक निश्चित अवधि के पश्चात, अब ये जो अंडे होते हैं वो इस अंडे के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, निश्चित अवधि के पश्चात विकसित होता है। तो ये जो अंडे के ऊपर आवरण जो पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। तो अंडपरजक किसे कहेंगे, यानी ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडपरजक। अब इन जीवों के द्वारा निषेचित अंडे दिए जाते हैं, मतलब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर संपन्न होगी। ध्यान रखना, जब कोई ऐसे पूछा जाएगा कि किसी जीव के द्वारा अंडे दिए जा रहे हैं, किसी जीव के द्वारा क्या दिए जा रहे हैं, या ऐसे पूछ लिया कि मेंढक के अंडे निषेचित है या अनिषेचित, तो ध्यान रखना। या फिर ऐसे पूछ लिया द्विगुणित है अगुणित, तो ध्यान रखना निषेचित अंडे। देखो कोई भी पक्षी है, किसी मेंढक के द्वारा अंडे दिए गए हैं, किसी पक्षी के द्वारा अंडे दिए गए हैं, छिपकली के अंडे हैं, ये सारे के सारे जो अंडे होते हैं, अगर निषेचित छिपकली के छोड़ो आप, तो छिपकली के अंदर तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, जैसे मेंढक का एग्जांपल ले लें, पक्षी का एग्जांपल ले लें, तो इनके अंदर जो अंडे हैं, इनके द्वारा जो अंडे दिए जा रहे हैं, ये जो अंडे हैं वो क्या है, एक तरीके से द्विगुणित है। क्यों भाई, क्योंकि इनके द्वारा निषेचित अंडे दिए जाते हैं। निषेचित अंडे हैं तो भाई निषेचन के पश्चात बनेंगे। बात को समझ में आ रही होगी आपको। देखो मैंने क्या बताया कि ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं, देखिए ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, अंडपरजक जीव कहलाते हैं। अंडपरजक यानी अंडे देने वाले, अंडे उत्पन्न करने वाले। देखो समझ में आनी चाहिए बात। अब ये तो थी बात, इस छोटी सी बात इससे रिलेटेड। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अंडपरजक जीव होंगे वो क्या काम करते हैं। देखो यहां पर क्या होता है कि भ्रूण का विकास हो रहा है इन अंडों के अंदर। तो अंडपरजक जीव कहलाते हैं। अब दूसरी बात क्या बताई गई है कि इन जीवों के द्वारा निषेचित अंडे दिए जाते हैं। इन जीवों के द्वारा कौन से भाई, निषेचित अंडे
देखिए इन जीवों के द्वारा निषेचित अंडे दिए जाएंगे, तो अंडे क्या होंगे, इन जीवों के द्वारा दिए जाने वाले जो अंडे हैं वो क्या होंगे, द्विगुणित। ठीक है, ध्यान रखना क्या होंगे, निषेचित अंडे जो दिए जाएंगे वो क्या होंगे, 2n होंगे। ठीक है, अब देखिए बात जो थी बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो अंडपरजक जीव है, जैसे अपन बात करें पक्षी है, मेंढक वगैरह है, उभयचर है, ठीक है, सरीसृप है। एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें तो पक्षी है, ठीक है, उभयचर है, ठीक है, सरीसृप वगैरह है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से सरीसृप का एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो मेंढक, उभयचर, मेंढक के अंदर तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो बाह्य निषेचन होगा, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो आंतरिक निषेचन भी करते हैं सरीसृप के अंदर। जैसे इसका उभयचर का रहने देना, आप सरीसृप का याद रख लेना। तो सरीसृप के अंदर क्या होते हैं, अंडे देते हैं ये, तो निषेचित होंगे, ध्यान रखना। अब ये थी बात इससे रिलेटेड। अब ये जो अंडे होते हैं इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, एक बात तो ये याद रखनी। दूसरी बात क्या बताई है कि अंडे जो होते हैं वो एक निश्चित अवधि के पश्चात उन अंडों के अंदर युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और निश्चित अवधि के पश्चात ये अंडे का ऊपर का आवरण टूट जाता है और एक नया जीव क्या होता है उस अंडे से बाहर आ जाता है। दो बातें जो मैं नहीं लिख रहा वो आपको समझनी है। दो बातें क्या है कि इन अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, और दूसरी बात एक निश्चित अवधि के पश्चात इन अंडों से एक नए जीव का क्या होता है, विकास होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये तो थी बात हमारे पास से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे सजीव प्रजाति। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे सजीव प्रजाति। देखो सजीव प्रजाति क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं, यानी निषेचन के पश्चात उनका, यानी एक तरीके से यहाँ पर यह बता रखा है कि युग्मनज और युग्मनज से जो भ्रूण है उसका विकास जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, और प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा वो नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जीवों को कहेंगे अपन सजीव प्रजाति। वापस बताता हूं कि ऐसे जीव जो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, सजीव प्रजाति कहलाते हैं। इसमें क्या बताया गया कि निषेचन आंतरिक होगा, और आंतरिक प्रक्रिया के पश्चात उनमें भ्रूण का विकास भी जीव शरीर के अंदर संपन्न होगा, और एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा जो जीव है वो शरीर से बाहर आता है। तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अपन सजीव प्रजाति, यानी ऐसे जीवों को क्या नाम दिया गया है, सजीव प्रजाति। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है, यानी ऐसे जीव जो अपने संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो बच्चे, यानी ऐसे जीव जो अपने समान संतति या बच्चे उत्पन्न करते हैं उन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, सजीव प्रजाति कहते हैं। देखिए इन जीवों में भ्रूण का विकास जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है। इन जीवों में भ्रूण का विकास जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, अतः एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव की प्रक्रिया से जीव शरीर प्रसव की प्रक्रिया से नया जीव उत्पन्न होता है। देखो ये तो थी बात इससे रिलेटेड, यानी सजीव प्रजाति में जैसे अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मनुष्य सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन, और इसके अलावा जैसे स्तनधारी आपने नाम सुना है, सभी स्तनधारी जो जीव हैं वो किसमें आते हैं, एक तरीके से सजीव प्रजाति प्राणी में। एग्जांपल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे
मनुष्य, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी जीव। ठीक है, अब देखिए कुछ अपन बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे यहां पर किससे रिलेटेड, यानी बात यहां पे आ रही है, जैसे पुष्पी पादपों की बात करें तो पुष्पी पादपों में भी निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक संपन्न होगी, और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात यहां पर क्या होगा कि एक जब नया जीव विकसित होगा, देखिए कि ये हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, मैं केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो निषेचन की प्रक्रिया है पुष्पी पादपों की बात करें हम, पुष्पी पादपों में निषेचन, पुष्पी पादपों में देखिए मैंने बताया आपको कि पुष्पी पादपों में निषेचन जो होगा वो क्या होता है भाई, आंतरिक। पुष्पी पादपों में निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। पुष्पी पादपों में निषेचन आंतरिक होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि निषेचन के पश्चात यहां पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं, जैसे अपन बात करेंगे कि एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक तो होता है बीजांड, एक है अंडाशय, एक है अंडाशय भित्ति। तो देखिए बात यहां पे बात करते हैं यहां पर कि जैसे पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में, पुष्पी पादपों में अंडा यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, फल में। और जो बीजांड है, इस बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। इसके अलावा इस बीज के अंदर क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो बीजांड के अंदर भ्रूण है, बीजांड के अंदर क्या है भाई, भ्रूण। तो उस भ्रूण के विकास के लिए यहाँ पे एक संरचना बनेगी, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। तो ये जो सारी संरचनाएं हैं वो उसके बारे में बात करें। अंडाशय के ऊपर एक फल यानी पाया जाएगा, यानी अंडाशय के ऊपर एक भित्ति पाई जाएगी, जिसको पेरिकार्प या नाम दिया गया यहाँ पे क्या, फल भित्ति। तो यहां पर ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में बता देंगे कि पुष्पी पादपों में बीजांड जो है वो निषेचन के पश्चात, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय तो फल बनाएगा, और अंडाशय की भित्ति क्या बनाएगी, फल भित्ति बनाएगी, और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। और फिर बीज जो है वो अनुकूल परिस्थितियां जब उसको मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात थी हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत सारी बातें हैं वो हमने की हैं। तो अब इस चैप्टर की लगभग सारी बातें कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर अपन क्या करेंगे, नए वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताते हैं, एक बात हमने यहां पर की है कि बंगाल का आतंक, तो यहां पर वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली जो है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए भारत के अंदर पहले ये प्लांट नहीं पाया जाता था। इंग्लैंड की महारानी इसको क्या है, एक तरीके से इसके यानी इसको एक तरीके से इसकी जो पुष्प है, इसकी सुंदरता के लिए इसको जलाशय के अंदर लाया गया था। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये क्या है, यानी 10 से 20 साल के अंदर ये क्या है, लगभग पूरे भारत के अंदर क्या हो गई, फैल गई। तो यहां पर एक बात यहां पे आ रही है, बंगाल का आतंक किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली जो प्लांट है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ नामक पादप है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यह एक ऐसा पादप है जो अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा पूरे जो जलाशय होता है, जो समुद्र होता है, जो पानी होता है, उस पूरे पानी के ऊपर क्या होता है, अलैंगिक जनन विधि के द्वारा बहुत सारे लेयर बना लेता है पानी की सतह के ऊपर, और पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उसके कारण, यानी जो पूरी सतह पर फैल जाता है और इतनी ज्यादा मात्रा में फैल जाता है कि उस पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु और दूसरे प्लांट हैं उनको ऑक्सीजन, प्रकाश, पोषक पदार्थ, ये जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाती। इसलिए ये जो प्लांट है और दूसरे जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए वाटर हाइसिंथ को क्या नाम दिया गया है, बंगाल का आतंक। पूछ लेता है कई बार कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, तो बंगाल का आतंक बता दोगे आप। वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ही समय के अंदर जल के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा पूरे जल की सतह के ऊपर फैल जाता है, और उसमें रहने वाले जीव जंतु और अन्य दूसरे पेड़ पौधे जो है उनको क्या करता है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने देता,
पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं होने देता, प्रकाश उपलब्ध नहीं होने देता, जिससे वो उसके अंदर क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, बंगाल का आतंक। तो ये थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और हमारे वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से देखते रहिए। इसके अलावा 11th क्लास के बहुत सारे टॉपिक है जो पहले 12th क्लास के अंदर आरबीएससी में हुआ करते थे। तो प्रकाश संश्लेषण के जो टॉपिक है और इससे पहले बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं हमारे यानी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल के ऊपर आप विजिट करके उनको भी बहुत सारे दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट्स।